हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ CGPSC एंड CG व्यापम में। दोस्तों, यदि आप गणित आपसे बिल्कुल नहीं बनता तो आप इस सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल बेसिक से आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं HD यादव के ऑथेंटिक सोर्स बुक से, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए, जिसमें बैंकिंग, SSC, रेलवे, PCS, UPSC सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस बुक का यूज़ किया जाता है। इसी बुक को मैं आधार लेकर के आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को, ठीक है, जो कि सबसे पहला चैप्टर है। तो चलते हैं अपन धन पूर्णांक पढ़ने। हाँ तो दोस्तों, धन पूर्णांक जो है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक कहलाती है। कहने का मतलब जो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जैसे अपन पढ़े थे पहले अपने क्या बोलते हैं 10वीं 9वीं की कक्षाओं में, 6वीं में अपन पढ़े हैं, है ना। प्राकृतिक संख्याएं छोटी कक्षाओं में वही होता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक होता है। और इसका जो प्रतीक होता है ये I+, ठीक है, I+ या N होता है, ठीक है। I+ या N से प्रदर्शित किया जाता है। आगे आते हैं अपन पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं में जब हम पूर्ण संख्या बनाने के लिए शून्य को हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। शून्य शामिल हो जाता है तो क्या बन जाता है, प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। बस यही है, जैसे 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, ठीक है। और पूर्ण संख्याओं को अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, W। आगे है ऋण पूर्णांक, ठीक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे अनंत से लेकर के डैश 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 -1 तक, ठीक है। अनंत से लेकर के डैश डैश करते हुए -1 तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक, या ऋण पूर्णांक। इसे -I से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी याद रहे, ठीक है। ये हो गया। अगेन है अपन पूर्णांक पढ़ते हैं दोस्तों। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को अच्छे से समझिए आप। पूर्णांक जो होता है दोस्तों, इसमें ऋण पूर्णांक को, है ना, मतलब ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1 -2 ये सब ऋणात्मक संख्याएं, ऋण पूर्णांक को शून्य, इसके साथ साथ शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह, धन जैसे कि 1 2 ऐसे धनात्मक संख्या सभी अनंत तक, ठीक है। इन सभी को मिलाकर के जो बनता है उसे, इन सभी को के समूह को अपन क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इनका संकेत I होता है, इंटीजर, ठीक है, फुल फॉर्म इंटीजर होता है पूर्णांक का। तो ये समझ में आ गई आपको बातें। इसको एक वेन आरेख से आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। वेन आरेख बना करके क्या होता है, हाँ दोस्तों, बता रहा था पूर्णांक को वेन आरेख से, ठीक है। तो पूर्णांक जो है दोस्तों, अभी भी बताया मैं, ऋण संख्या, ठीक है, क्या दोस्तों, ऋण संख्या इसके साथ साथ 0, ठीक है, ऋण संख्या 0 और इसके साथ साथ दोस्तों प्लस, ठीक है, इसको प्लस, ठीक है। ये हो गया ऋण संख्या, ये हो गया 0 और ये प्लस, ठीक। इन तीनों को मिला करके जो संख्या बनता है वो होता है दोस्तों पूर्णांक, जिसे अपन इंटीजर बोलते हैं और I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। या ऋण संख्या प्लस और 0 तीनों को मिला करके अपना पूर्णांक बनता है, इंटीजर, ठीक है। तो दोस्तों हो गया ये। अब आगे आते हैं अपन सम संख्या पे, ठीक है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, तो दोस्तों सम संख्या वही संख्या होती हैं जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, ठीक है। मतलब कि 2 से भाग देने पर शेष फल जो है वो क्या बचता है, शून्य बचता है। वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, है ना, 2 से 2 कट जाएगा, शून्य आएगा शेषफल। जैसे 4 से 6 से सेम टू सेम होगा जब 0 आएगा शेषफल, ठीक है। तो क्या होती है, सम संख्या है। 2 से विभाजित मतलब कि उसको, उस संख्या से 2 को भाग देने पर, मतलब 2 से उस संख्या को भाग देने पर शेषफल 0 आए तो सम संख्या कहलाती है। ये इसकी ऑथेंटिक परिभाषा है। आगे आते हैं
विषम संख्याएं। तो विषम संख्या क्या होती हैं? जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं हो पाती इन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर है 1, 3, 5 से अनंत तक की संख्याएं, विषम संख्या मतलब अनंत तक की विषम संख्या, ये सब दो से कभी विभाजित नहीं होती, ये सब विषम संख्याएं कहलाती है। ओके, अब आते हैं आगे दोस्तों, भाज्य संख्या देखते हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल है 2, 4, सॉरी 2 कुछ होंगे, 4, 6, 8, 9, है ना, ये सब क्या है? एक से भी विभाजित होती हैं, 2 से भी हो जाती हैं, स्वयं से भी हो जाती हैं। ठीक है, 4 से भी हो जाती हैं, 1 से भी हो जाती हैं, और इसके अलावा 2 से भी होती हैं। ठीक है, तो 2 से अधिक हो गया ना इसका गुणनखंड, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, और अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। देखिए देखो, ये अभाज्य कैसे हुई? 2 है, 2 1 से भाग जाएगा, 1 दूना 2, एक एकम 1, 1 दूना 2। ठीक है, तो शेषफल 0 आएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं जा सकता। ठीक है, 3 की बात करें, 3 भी सेम है, 1 से भाग जाएगा और 3 से, इसके अलावा किसी और संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। 5 में भी सेम है, 1 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये जो भाज्य संख्याएं थी इससे पहले अभी देखे 4, 6, 8, 9, इसमें देखो 1 से, इसके अलावा स्वयं 4 से, इसके अलावा 2 से, 2 से अधिक है ना इसका गुणनखंड, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। और इसमें 2 से अधिक नहीं है, 1 और 2। ठीक है, सॉरी 1 और स्वयं, इसके अलावा तीसरा कोई गुणनखंड इसका नहीं है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। समझ में आ गई बातें? अब आते हैं सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ठीक है, संख्याओं का ऐसा समूह जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसे कॉमन निकालना बोलते हैं, है ना, पढ़े हैं अपन, कॉमन निकालते थे, महत्तम समापवर्तक वगैरह निकालते थे, उसी टाइप से, है ना। उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड न हो, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा न हो उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो क्या कहलाता है? सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 5, इसमें सिर्फ एक निकल सकता है, 3 7 में भी एक निकलेगा, 5 7 में भी एक ही निकल सकता है, 8 और 11 में भी, इसके अलावा, है ना, ऐसी जितने भी संख्याएं वो सब क्या कहलाती हैं? सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की परिभाषा आपने पढ़ा है, क्लास 6 से पढ़े होंगे, हिंदी मीडियम CG बोर्ड के दिए होंगे तो, और बाकी तो छोटे कक्षाओं में भी आजकल दिया हुआ रहता है परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, किंतु नीचे वाला जो हर का मान Q होता है वह 0 ना हो। ठीक है, उदाहरण दिया हुआ है, जैसे 5, 7, है ना, 8, ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि बट्टे में एक करके इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। 22/7, 7/9, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, उचित अनुचित मतलब दोनों के दोनों परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या हो गया। अब अपरिमेय संख्या भी जान लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि पाई हो गया, √2, √3, -√2, -√3, है ना, और -√5 इत्यादि, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा आते हैं अपन वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों वास्तविक संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं, ये है वास्तविक संख्या, है ना, ऐसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, जिसमें परिमेय संख्या भी शामिल हो और अपरिमेय संख्या भी शामिल हो, वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे -1, है ना, -1 क्या है? अपरिमेय संख्या है, या इसको अपरिमेय संख्या। ठीक है, और 2/3 परिमेय संख्या, -4/7 परिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, √2, √3, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सब मिला करके क्या हो जाते हैं? वास्तविक संख्या हो जाती हैं। ठीक है, तो पढ़ लिया अपन वास्तविक संख्या भी। तो दोस्तों ये थे सभी संख्याएं
जो कि किसी भी गणित में आधारभूत चीज़ें हैं ये, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। दोस्तों हमने पूर्णांक को तो जान लिया, सम संख्याएं, विषम संख्याएं सभी जान लीजिए। अब इनके क्रम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। दोस्तों जब पूर्णांक संख्याएं क्रम से होती हैं, है ना, तो उन्हें क्रमागत पूर्णांक कहा जाता है। जैसे क्रम से आने वाली पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं, 13, 14, 15 इत्यादि, ठीक है। निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों में एक का अंतर होता है। यदि x कोई पूर्णांक हो तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3 और चौथा x+3 है ना, फिर पांचवा x+4 होगा। ये हो गए क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। फिर आते हैं क्रमागत सम संख्याएं। दोस्तों क्रमागत सम संख्याएं क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं होती हैं। जैसे 18, 20, 22 ये सब, है ना। निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। यदि x कोई सम संख्या है मान लीजिए, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी, x+2, और तीसरी हो जाएगी x+4, है ना। फिर ऐसी चौथी x+6 और पांचवी x+8 हो जाएगी। समझ में आ गई बातें। अब आगे आते हैं क्रमागत विषम संख्याएं। क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 17, 19, 21, 23 इत्यादि। और निकटतम दो क्रमागत विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है, ठीक है दोस्तों। निकटतम दो क्रमागत विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। ओके, अगेन देखें, यदि x कोई विषम संख्या हो तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या x+2, तीसरी x+4 और चौथी x+6, पांचवी x+8 होगी। ऋण संख्या अथवा अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें, तो सीखते हैं कैसे पहचान की जाएगी ऋण संख्या अथवा अभाज्य संख्याओं की। तो कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, यह निर्णय करने के लिए सर्वप्रथम दी गई संख्या के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। इस वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्याओं से दी गई संख्या की भाज्यता की जांच करते हैं, ठीक। इस वर्गमूल से जो छोटी अभाज्य संख्या होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सब, है ना, तो इस वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्याओं से दी गई संख्या की भाज्यता की जांच करते हैं। इन अभाज्य संख्याओं में से किसी भी एक द्वारा विभाजित होने पर, किसी भी एक अभाज्य संख्या द्वारा विभाजित होने पर वह भाज्य संख्या कही जाएगी और विभाजित न होने पर अभाज्य कही जाएगी, ठीक है। जैसे 241 भाज्य है या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए 241 के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या 256 का वर्गमूल 16 लेंगे और 16 से छोटी अभाज्य संख्याओं 13, 11, 7, 5, 3, 2 से 241 की भाज्यता की जांच करेंगे। चूंकि इनमें से किसी भी संख्या से 241 भाज्य नहीं है, अतः 241 अभाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि 241 मतलब कि निकटतम वर्गमूल लेते हैं निकटतम संख्या का, ठीक है, मतलब उससे थोड़ा सा अधिक वाला। तो 241 से थोड़ा सा अधिक 256, है ना, जिसका वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है, लिए। तो उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उससे अपन भाग लगाकर देखेंगे 241 को। यदि उससे वह भाग चला जाता है तो भाज्य संख्या, भाग नहीं गया तो अभाज्य संख्या होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको आगे अपन अप्लाई करेंगे, अभी बस टर्म एंड कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है, क्या क्या मैथमेटिक्स का तरीके हैं। दोस्तों अभी हमने आधारभूत चीज़ों को समझा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में कैसे कैसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो संख्या पद्धति अध्याय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकने वाले और जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है, जो पूछे जा चुके प्रश्न हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उस आधार पर इस बुक में 14 प्रकारों में बांटा गया है इस प्रश्न को, इस संख्या पद्धति के प्रश्नों को। जिसमें पहला टाइप है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, दूसरा टाइप है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न, तीसरा है योग, अंतर और गुणा पर आधारित,
चौथा है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। पांचवा है गुणा और भाग पर आधारित। छठवां भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। और सातवां है भाज्यता पर आधारित प्रश्न। आठवां घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। और नौवां है अंकों पर आधारित प्रश्न। 10वां है गुणा पर आधारित प्रश्न अर्थात संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। इसके अलावा जानवरों पर आधारित प्रश्न है संख्या पद्धति से संबंधित। गुणा भाग एवं जोड़ घटाव पर आधारित। इकाई का अंक ज्ञात करने संबंधी। इसके अलावा एक विविध अध्याय है। ठीक है, तो 14 प्रकार के प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न। ठीक है, तो एक उदाहरण द्वारा हम एक प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, प्रश्न टाइप 1 का प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न का। तो क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो दोस्तों क्रमागत n प्राकृत संख्या हो या क्रमागत n सम संख्या या क्रमागत n विषम संख्या या क्रमागत n गुणजों से एक संख्या श्रृंखला बनती हो, इनमें से किसी से भी एक संख्या श्रृंखला बनती हो तो इनका जो सार्वंतर होता है वो सदैव समान होता है दोस्तों। ठीक है, मतलब कि दो निकटतम संख्याओं का जो अंतर होता है वो सदैव समान होता है, जिसे अपन सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, और इसे अपन d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं जो दोस्तों n पदों की जो संख्या निकालते हैं अपन इस श्रृंखला से, तो पदों की संख्या n बराबर होता है पदों की संख्या n बराबर होता है अंतिम पद l माइनस प्रारंभिक पद a। ठीक है, मिटा के अच्छे से लिख के बताता हूँ। ठीक है, खोज हो जा रहा है। हाँ, तो पदों की संख्या n बराबर होता है अंतिम पद l माइनस प्रारंभिक पद a। ठीक है, इसके बाद होता है डिवाइडेड बाई सार्वंतर d फिर +1, इन सबको +1। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, n बराबर l माइनस ए बट्टे ए डी है ना, d +1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये n पदों का और n पदों की संख्या का और पदों की योग का है ना, योग का फार्मूला। अब निकालते हैं योग का, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो योग वाला फार्मूला अपन देखते हैं, इसी से अपने का सारा कुछ निकलेगा। ठीक है, तो इसमें होता है अंतिम पद l, फिर होता है प्लस अंतिम पद l प्लस प्रथम संख्या a, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन n से और डिवाइड कर देंगे अपन इसको 2 से। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, क्रमागत संख्याओं के योग का। ठीक है, इसी फार्मूला से दोस्तों अभी ये सारा का सारा हल होगा। ठीक है, तो आप देखते जाइए। अब आगे इसको हल करते हैं। जैसे पहला वाला है 1 2 3 4 5 से लेके 7 पद तक का योग है ना, इसको कैसे निकालते हैं। तो अभी बताया मैं फार्मूला क्या था। अंतिम पद क्या है अपना, l बराबर 60 है ना। प्रारंभिक पद a बराबर 1 है। तो योग बराबर अभी बताया था, योग बराबर अंतिम पद l की जगह 60 प्लस प्रारंभिक पद 1 बट्टे क्या 2। ठीक है, और इन सब में मल्टीप्लाई था किसका, n का। तो n क्या है, पदों की संख्या 60 है ना, तो 60 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब देखते हैं 2 1 जा 2 2 3 जा 6 30 आ गया ये। तो 61 मल्टीप्लाई 30 करेंगे। ठीक है, 61 मल्टीप्लाई 30, तो इससे जो आंसर आएगा वही अपना मेन आंसर हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 6 जा 18, 18 और एक 0, तो 1830 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1830 इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
तो बात समझ में आ गई होगी आपको। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार अपन दूसरा देखेंगे। ठीक है, 21, 22, 23, 24 ऐसा करके 75 तक का संख्या दिया हुआ है क्रम से। ठीक है, तो इसका अंतिम पद योग वाला, योग को ऐसे एस एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। ठीक है, इक्वल टू क्या अंतिम पद 75 प्लस प्रारंभिक पद ये 21 डिवाइडेड बाई 2, और ये पूरा होल मल्टीप्लाई था किसका, पदों की संख्या का। तो पदों की संख्या क्या है इसमें, पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अभी ऊपर फार्मूला बताया था, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। ठीक है, तो पहले तो अपन इसमें पदों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि क्रम से था तो 60 था, तो इसलिए 60 पद था। ठीक है, लेकिन इसमें 21 से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे में हम पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो अपन ये भी क्रम से ही है लेकिन 21 से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसी संख्याओं का क्रम हम निकाल सकते हैं कैसे, पदों की संख्या ये 75 माइनस 21 करके। तो यदि ये करते हैं अपन तो आ जाएगा 4 5 54। ठीक है, और होता क्या है +1। ठीक, +1 तो आ जाएगा 55। तो मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 55। ठीक है, फार्मूला से भी अपन निकाल सकते हैं, जैसे कि अंतिम पद क्या था L, तो ये 75 माइनस माइनस क्या है 75 माइनस प्रथम पद 21 डिवाइड बाई सार्वंतर, दोनों के बीच का अंतर क्या है, एक एक का अंतर है। ठीक, और क्या था +1, तो वही 24 सेम टू सेम आता 54 + 1 तो क्या 55। ठीक है, तो ये होता है पदों की संख्या। तो यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई में 55। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा फाइनली आंसर होगा, इन पदों का योगफल। तो ऐसे ही आप सभी को सॉल्व कीजिए, बन जाएगा सबका सब। ये 2 फार्मूला मैं जो बताया था उसी 2 फार्मूला से ये सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, और कोई क्वेश्चन आपसे ना बने तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके। और अच्छा, मैं इसका आंसर भी आपको दे दिया रहूँगा। ठीक है, आंसर भी मेरे पास है, आप हल करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं अगले पेज में अभी इसका आंसर देता हूँ। ठीक, 3 के 7वां क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 10 गुणज। मतलब दोस्तों इसमें समझा देता हूँ थोड़ा सा। 3 के प्रथम 10 गुणज कहने का मतलब है 3 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, है ना। ऐसी 3 के गुणज में ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ये 3 दहम 30 तक जाएगा ऐसा। तो इसका अपने को योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, समझ जाइए। 6 के प्रथम 18 गुणज मतलब 6 6 × 1 = 6, फिर 6 × 2 = 12, ऐसी 18 तक। ठीक है, इसको गुणा करते जाना है, तो जितना लंबा चेन बनेगा वो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 18 बार गुणा करना है। शुरू का 3 बार कर लीजिए और अंतिम में सीधा डैश डैश करके 18 कर दीजिए। जैसे ये हो गया, ये डैश डैश अपन अंतिम का कर देंगे अब। ठीक है, अंतिम में क्या है 6 × 18। हाँ, तो 18 × 5 क्या होता है, 18 × 5 90, 18 × 6 106 हो गया। तो इसका अपने को योगफल निकालना है। बात समझ में आ गई होगी आपका। ठीक, तो ये करना है आपको। फिर है 36, 42, 48, इन सबका सर्वांतर निकालना है दोस्तों। सबका क्रमागत जितने भी होते हैं ना, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे सम संख्या का हो, चाहे विषम संख्याओं का क्रमागत हो, चाहे इन संख्याओं के गुणजों का क्रमागत हो, सबका सर्वांतर समान होता है। मतलब 2 संख्याओं का अंतर, निकटतम 2 संख्याओं का जो अंतर होता है एकदम समान होता है, जो कि इन जो बताए गए 2 सूत्रों से सब सॉल्व हो जाएंगे। इनका अच्छे से लिखा हुआ फार्मूला यहाँ भी है। ठीक है, जिसको मैं उधर पीछे बताया हूँ इंग्लिश में थोड़ा शॉर्ट करके, तो ऐसा याद कीजिएगा। ये सब अंतिम पद माइनस प्रथम पद होता है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अभी इसको एल कर लीजिएगा, इसको ए कर लीजिएगा, +1 तो है ही, सार्वंतर को डी कर लीजिएगा, है ना। पदों के योगफल को एस एन कर लीजिएगा, बाकी एल ए
डी, ठीक है। तो ऐसा कर लीजिएगा इसको। तो ये सब हो गए। आगे अपन देखें तो ये फार्मूला है दो अपना, मैन याद कीजिएगा। और दोस्तों सबके आंसर है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। या ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, आंसर पूरा मिल जाएगा आपको। ये आंसर पुश कर लीजिएगा वीडियो को और आंसर बना बना के देखिएगा और मिला के देख लीजिएगा। अब यहाँ पे पूरा बना हुआ है, ठीक है। ये आंसर है पूरा, ठीक। इसको मिला के देखिएगा, मैं जो तरीका बताया हूँ सेम टू सेम वैसे ही बनेगा ये पूरा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 को जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करने वाले से संबंधित प्रश्न जो है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको लगातार ऐसी ही मैथ्स के सभी सीरीज मिले तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। ओके।